और एनिमिलिया है। दूसरा बना दिया आना चाहिए मोनेरा हमेशा। हेलो एवरीवन, मैं राम और फिर इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो उसी सीरीज को लेके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा चैप्टर, और उसमें मैंने एक वीडियो में आपको अभी तक जो डिस्कस किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। और जो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया हुआ था, और जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ पे 6 किंगडम एंड 3 डोमेन्स। 3 डोमेन्स, तो यहाँ पे 3 डोमेन्स को देखना है ध्यान से। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऐसा हुआ कि एक साइंटिस्ट था, आर.एच. व्हिटेकर के बाद में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था कार्ल वूस, CARLWHOOSE, कार्ल वूस। अब इस साइंटिस्ट की एक खासियत थी, इसने थोड़ा अलग तरीके से देखना शुरू किया कि भैया अगर आप पहले मोनेरा को क्लासीफाई कर रहे हो, जैसे कि मोनेरा, तो मोनेरा हमारे पास एक किंगडम था। फिर आपने देखा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया ऐसे थे। तो उन्होंने वही कहा कि मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, अच्छी बात है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, बहुत बढ़िया बात है, प्लांटी है और एनिमिलिया है। तो उसने कहा कि मोनेरा में जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें जनरली जो चीजें होती हैं वो हम उसके बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ही कैरेक्टर्स कहेंगे। बैक्टीरिया में ऐसा तो है नहीं, बहुत ज़्यादा सारे बैक्टीरिया एक जैसे ही लगभग होते हैं क्योंकि सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल को ही डिनोट करते हैं, लेकिन उसमें फिर भी डिफरेंसेस को देखा जा सकता है, उसके अंदर कैरेक्टर्स को फिर भी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे फिर से क्लासिफाई किया जा सकता है, ये कार्ल वूस ने कहा। और बोला कि जो बैक्टीरिया के अंदर कैरेक्टर्स हैं वो कौन से होंगे, बायोकेमिकल कैरेक्टर्स होंगे, और जो बायोकेमिकल कैरेक्टर्स मोनेरा के अंदर होंगे उन्हीं के थ्रू क्लासिफिकेशन करना है। तो उन्होंने देखा कि 16S राइबोसोमल आरएनए जो इन बैक्टीरिया का है, मोनेरा किंगडम में जो 16S राइबोसोमल आरएनए है, इसके बेस सीक्वेंसेस जो है ना, बेस सीक्वेंसेस, जैसे आपने डीएनए को जब भी पढ़ा होगा तो बेस सीक्वेंसेस हैं, तो इसमें जो बेस सीक्वेंसेस हैं, तो इन 16S राइबोसोमल आरएनए के बेस सीक्वेंसेस के, है ना, बेस सीक्वेंसेस ऑफ जीन के अंदर बेस सीक्वेंसेस में डिफरेंसेस नोटिस किए, और उन डिफरेंसेस के बेसिस पे इसने क्या किया, इसमें से इन्होंने 3 डोमेन्स, इसमें 2 डोमेन्स बना दिए। और 2 डोमेन्स यहाँ पे कौन से बना दिए, एक बना दिया आर्किया, दूसरा बना दिया यूबैक्टीरिया, आर्किया एंड यूबैक्टीरिया। तो इन्होंने 2 डोमेन्स बना दिए यहाँ पे, ये इन्होंने मोनेरा को लेके कर दिया कार्ल वूस ने, और ये कहा कि इसमें ऐसा किया जा सकता है कि यहाँ पे उन्होंने बोला कि 3 डोमेन्स हो सकते हैं और यहाँ पे 5 किंगडम्स हो सकते हैं। तो उन्होंने उस बेसिस पे यहाँ पे जो 3 डोमेन्स थे उसमें नंबर 1 डोमेन जो बनाया वो कौन सा बनाया, वो बनाया आर्किया, और उसमें इन्होंने रख दिया एक किंगडम, कौन सा, इसमें किंगडम रख दिया उन्होंने आर्की बैक्टीरिया, और जो इधर किंगडम बनाया उसने बोला यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया में उन्होंने किंगडम रख दिया यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया किंगडम। ओके, और फिर उन्होंने तीसरा डोमेन बनाया जिसको बोला यूकैरिया, और उन्होंने यूकैरिया को बोल दिया कि इसमें आते हैं सारे के सारे यूकैरियोट्स। और ये तो हो गए भैया 2 किंगडम्स, आपको ये 2 किंगडम्स नजर आ रहे होंगे। और बच्चे यहाँ पर इस वाले यूकैरिया डोमेन को, तो इन्होंने यूकैरिया डोमेन को क्या कर दिया, इन्होंने 5 किंगडम्स में की जगह पे इन्होंने यहाँ पे 6 किंगडम्स बना दिए। तो जो अभी हमारे पास इधर 5 किंगडम्स था, ये जो 5 किंगडम्स थे, इन 5 किंगडम्स को इन्होंने मॉडिफाई करके 6 डोमेन एंड 6 किंगडम, 3 डोमेन एंड 6 किंगडम का क्लासिफिकेशन कर दिया। वही यहाँ पे देखने की जरूरत है। तो यहाँ पे 6 किंगडम, अब देखो जो यूकैरिया था उसमें आ गया प्रोटिस्टा,
प्रोटिस्टा एक किंगडम है, आप जानते हो। फंजाई है, एक किंगडम है। फिर एक प्लांटी है, और फिर एक है एनिमेलिया। तो इन्होंने इन 4 किंगडम्स को यूकेरिया डोमेन में, और इस यूबैक्टीरिया वाले किंगडम को यूबैक्टीरिया डोमेन में, और आर्कीबैक्टीरिया को आर्किया में। इस तरीके से इन्होंने 3 डोमेन्स बना दिए, और इन 3 डोमेन्स की हेल्प से इन्होंने 6 किंगडम को एक्सप्लेन किया। और ये साइंटिस्ट का नाम कौन सा था? कार्ल हुस। तो कार्ल हुस ने यहाँ पे 5 किंगडम्स को क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया इन्होंने, और मॉडिफाइड करके उन्होंने 3 डोमेन और 6 किंगडम बना दिए। हालांकि ये किंगडम क्लासिफिकेशन ज़्यादा दिन तक अभी हमारे सिलेबस में देखा नहीं जाता है, लेकिन इसका रेफरेंस आप कभी भी जानकारी के लिए ले सकते हो। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन की एक अलग डेफिनेशन होने लग जाती है, टाइम के साथ उसमें चेंजेस होने लग जाते हैं, और उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स का बेसिस भी चेंज होता रहता है। अब हम देखते हैं कि किंगडम मोनेरा, अब एक एक करके हम एक एक किंगडम को पढ़ने वाले हैं। जैसे रिवीजन है, कंसाइज रिवीजन है, तो इसमें आप देखो कि यहाँ पे जो किंगडम मोनेरा है उसको ध्यान से समझने की जरूरत है कि मोनेरा क्या है। तो मोनेरा को अगर आप बात करोगे, मोनेरा किंगडम की आप बात करोगे, तो सबसे ज्यादा प्रिमिटिव, अगर सबसे ज्यादा प्रिमिटिव कुछ है तो ये मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स हैं। आप इन्हें सबसे पहले की लाइफ फॉर्म्स कह सकते हो। जब पूरी दुनिया पे लाइफ ओरिजिनेट हो रही थी तो सबसे पहले जो चीज बनी थी वो एज ए सेल मोनेरा ही बना था, मतलब बैक्टीरिया ही बने थे, है ना। और ये मोस्ट अबंडेंट भी हैं, सबसे ज्यादा दुनिया में पाए जाने वाली कोई चीज है तो वो बैक्टीरिया है। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होते हैं। जैसे अगर आप बात करो तो एक मुट्ठी अगर आप मिट्टी लोगे तो उसमें भी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज होंगी, हजारों बैक्टीरिया वहां पे हो सकते हैं। जनरली कंप्राइज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब ये समझ में आना चाहिए मोनेरा हमेशा यूनिसेलुलर होंगे। और क्या होगा इसमें? सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब इसमें आपको प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलेगी, कोई भी मोनेरन यूकैरियोटिक नहीं होगा। फिर इसमें क्या है? इसमें लैक, इसमें कुछ कमियां होती हैं। इस मोनेरा किंगडम में कुछ चीजें नहीं होती हैं। जैसे क्या नहीं होता है? वेल डिफाइंड सेल स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होगा, है ना। और इसको कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनस, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनस नहीं होंगे, है ना। इसमें ऑब्वियसली न्यूक्लियस कैसा होगा? न्यूक्लियस इसमें आपको एब्सेंट देखने को मिलेगा। उसकी जगह पे क्या होगा? न्यूक्लियोलस, उसके जगह पे न्यूक्लियोइड होगा। क्या होगा? न्यूक्लियोइड होगा। तो न्यूक्लियस नहीं होगा बल्कि न्यूक्लियोइड होगा। यहां पे न्यूक्लियोइड जो होगा उसमें प्रेजेंट होगा। और ये बहुत ही सिंपल होते हैं किसमें? स्ट्रक्चर में, लेकिन इतने से बात नहीं बनती है। सिंपल है, स्ट्रक्चर में सिंपल है, लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स है किसमें? बिहेवियर में। इनका जो बिहेवियर है काफी कॉम्प्लेक्स है। एक बैक्टीरिया का बिहेवियर क्या हो सकता है दोस्तों? देखो एक बिहेवियर जो है बैक्टीरिया का जो बिहेवियर होगा वो उसके केमिकल रिएक्शन से देखा जा सकता है। हमारा बिहेवियर हमारी आदतों, हमारे कैरेक्टर से दिखता है, लेकिन बैक्टीरिया का ऐसा कोई आदत, ऐसा कोई कैरेक्टर आपको नहीं देखने को मिलेगा। उसमें उसकी बायोकेमिकल रिएक्शंस ही उसको बताएंगी कि एक बैक्टीरिया कैसा है बिहेवियर में, हमारे लिए कैसा बिहेव करेगा। तो वो उसके केमिकल बिहेवियर में काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब अगर हम बात करें बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में कैसा है, तो इन देयर ऑर्गेनाइजेशन दे आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म। काफी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? इसमें एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मिलती है। एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि बैक्टीरिया को अगर हम देखें तो बैक्टीरिया आर वेरी डिफरेंट, है ना। डिफरेंट बैक्टीरिया बहुत ही डिफरेंट होते हैं इन देयर मेटाबॉलिज्म्स, अपनी मेटाबॉलिज्म्स में काफी डिफरेंट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ बैक्टीरिया तो दही बना देता है, कुछ बैक्टीरिया एसिड बना देता है, जैसे एसिटिक एसिड, विनेगर जैसे बनते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो एंटीबायोटिक्स बना देते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे फूड को डिकम्पोज कर देते हैं। इस तरीके से आप देखते हो बैक्टीरिया इतने ज्यादा बिहेवियर में अलग हैं बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो बैक्टीरिया की मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव होती हैं। अगर एक क्वेश्चन नीट में पूछ दिया जाए विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म शो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिफरेंट रिएक्शंस, डिफरेंट रिएक्शंस की सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कौन शो करता है,
तो वो सिर्फ बैक्टीरिया ही हो सकता है। फिर एक और बात होती है, कुछ बैक्टीरिया में रिजिड सेल वॉल मिलती है और उसकी वजह से वो काफी समय तक सरवाइव करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है सम हैव रिजिड सेल वॉल, लेकिन कुछ में सेल वॉल नहीं होती है। तो ये कहना चाहता है कि माइकोप्लाज्मा जैसा, देखो यहाँ पे क्या है कि माइकोप्लाज्मा जैसा एक बैक्टीरिया होता है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है और बाकी सब में सेल वॉल होती है। तो आप ये समझ सकते हो कि बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल तो होती है, कोई एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का, एक दो बार आ चुका है, मॉक टेस्ट में भी खूब मिलेगा आपको। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। तो बच्चों आगे बढ़ के चलते हैं कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हैं, मोनेरा किंगडम के एग्जांपल्स हैं। अगर कोई मोनेरा किंगडम की बात करेगा तो आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और बाकी के हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे हमारे जो बैक्टीरिया हैं ये सब इसके एग्जांपल्स में आएंगे। आर्कीबैक्टीरिया में हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, जैसे ही मोनेरा किंगडम पढ़ेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके हैं। तो इसमें मैं लिखता हूं कि एग्जांपल्स एंड आप क्वेश्चन मार्क को समझना कि इनको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। साइनोबैक्टीरिया के भी एग्जांपल्स आपको एग्जाम में आने चाहिए, सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, नीट में क्वेश्चन इसका मिल सकता है। उसका रोल भी क्या है। माइकोप्लाज्मा, जैसे माइकोप्लाज्मास में से भी आपको कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा सुना जाता है कि सबसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, तो क्या आपको उसके एग्जाम्पल पता है? हम जरूर इसको कवर करेंगे। फिर देखो बैक्टीरिया आर अ फ्यू मेंबर्स ऑफ दीज किंगडम, और बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया, इनके अलावा, इन तीनों के अलावा बैक्टीरिया को भी, जिनको हम हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहते हैं, वो बैक्टीरिया भी। और अगर हम इनकी बात करें, दीज आर फ्यू मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम, मतलब इस किंगडम में 4 ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स जो मैंने बताए हैं, इस सब के सब बस थोड़े से एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इसका मतलब हो गया अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, रिमेन टू नेक्स्ट। आगे बहुत और भी एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं जो किसमें होंगे, मोनेरा किंगडम के एग्जांपल्स होंगे। इसका मतलब अगर आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया को हम मान भी लें मोनेरंस हैं, तो ये सिर्फ अकेले नहीं है, स्पायरोचीट, ऐसे बहुत सारे कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया भी बाकी हैं जो मोनेरा किंगडम में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखना है कि न्यूट्रिशन इन मोनेरंस। आप बताओ कि मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म, देखो मोनेरंस का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स ऑफ मोनेरा। मोनेरा किंगडम के जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मोनेरंस कहते हैं। तो जितने भी मोनेरंस होते हैं वो सब के सब कैसे हो सकते हैं? ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं न्यूट्रिशन में, और कैसे कर सकते हैं? अपना फूड खुद बनाएंगे ऑटोट्रॉपिक अगर होंगे। कुछ अदर कैसे हो सकते हैं? हेटरोट्रॉपिक हो सकते हैं। हेटरोट्रॉपिक का मतलब आपको पता है, जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड डिफरेंट तरीके से अपना फूड अक्वायर करते हैं, है ना। तो इसमें देख सकते हो क्या क्या हो सकता है। कुछ तो हो सकते हैं भैया, कुछ तो हो सकते हैं सैप्रोफिटिक, मतलब अपना फूड डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से लेंगे। कुछ होंगे पैरासाइट्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे सर्वाइव करेंगे। कुछ कैसे होंगे? कुछ होंगे सिम्बायोटिक जो किसी ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर अपना फूड कंप्लीट करेंगे। कुछ होंगे कमेंसलिटी, कमेंसलिटी का मतलब कमेंसलिज्म, मतलब ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खत्म करके, या कमेंसलिज्म जब आप पढ़ोगे इकोलॉजी में तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग होता है कोई भी बैक्टीरिया जब अपने अंदर से बहुत सारी चीजें निकालता है जो दूसरे को नुकसान करती है, खुद को नुकसान नहीं करती, कमेंसलिज्म। तो कमेंसलिटिक टाइप का भी इनका न्यूट्रिशन हो सकता है। और म्यूचुअलिस्टिक, म्यूचुअलिस्टिक का मतलब जैसे कि सिम्बायोटिक, जिसको हम सिम्बायोटिक कहते हैं, उसी का मतलब जनरली म्यूचुअलिस्टिक हो जाता है। तो ये आपस में भी किसी ऑर्गेनिज्म के मिलके अपना फूड कंप्लीट कर सकता है ना। ये डिफरेंट मोड्स ऑफ बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। तो बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन नीट में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप ये नहीं कह सकते कि बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं या बैक्टीरिया सिर्फ पैरासिटिक होते हैं। बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक का मतलब कि ये सैप्रोफिटिक, कमेंसलिज्म, सिम्बायोटिक जैसे कि म्यूचुअलिज्म और पैरासिटिक कुछ भी हो सकता है। ऑटोट्रॉपिक तो ये हो ही सकते हैं क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस कुछ भी कर सकते हैं। कीमोसिंथेसिस का मतलब केमिकल से अपना फूड बनाएंगे, और फोटोसिंथेटिक मतलब फूड से, फोटो सनलाइट से अपना फूड बनाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि ये कौन से ऑटोट्रॉप्स हैं।
फोटो ऑटोट्रॉप्स या कीमो ऑटोट्रॉप्स। फिर देखते हैं बैक्टीरिया मूवमेंट कर सकता है अगर उसके पास एक फ्लैजिला होता है। सर्कुलेशन या जिसको मैंने यहां पे लिख दिया ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट या सर्कुलेशन बैक्टीरिया के अंदर कैसे होगा आप बताओ यार। एक ही सेल तो है बैक्टीरिया के अंदर, एक सेल के अंदर क्या होगा, एक सेल के अंदर सिर्फ एक ही सेल के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस काफी है। कोई ट्रांसपोर्ट के लिए डिफरेंट मींस जो आप ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ोगे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें सिर्फ डिफ्यूजन ही काफी है। तो अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर हो चुके हो, आपने पढ़ लिया है बहुत सारा, तो ये रिवीजन के केस में आप ध्यान रखना ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना। आप ये कहना मत कि ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर हटा दिया गया, चैप्टर जरूर हटाया गया है, लेकिन जब आप सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे, सेल वाले चैप्टर में जब आप सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे तो उसमें ट्रांसपोर्ट का जिक्र है। उस जगह से मैं कहना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट अगर बैक्टीरिया में होगा तो डिफ्यूजन से होगा, क्योंकि इसमें किसी और टाइप के डिटेल ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है। फिर देखो यहां पे जैसे सामने आ ही गया है कि कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं किनको, बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। देखो जो हमारी धरती होती है ना, रॉक्स होती है ना, चट्टाने होती है ना, उसमें मिनरल्स होते हैं ना जिनसे कोई चीज निकलती है। तो जो मिनरल्स होते हैं स्टोन के फॉर्मेट में होते हैं, रॉक्स की फॉर्मेट में होते हैं, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जैसे नाइट्रेट, फास्फेट एक्सेट्रा। और ये नाइट्रेट, फास्फेट वगैरह जो होता है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, इसको कोई भी बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज कर सकता है ना। और जब भी ऑक्सीडाइज करेगा तो उसमें जैसे कि यहाँ पे लिखा गया नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, है ना, तो इन सारी चीजों से जितनी भी ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है ना, वो बैक्टीरिया एटीपी फॉर्मेशन में अपना यूज कर लेते हैं। इस तरीके से बैक्टीरिया क्या करता है, इनऑर्गेनिक चीजों से अपना इनऑर्गेनिक चीजों से अपना फूड बना लेता है। और ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, ऐसी सिचुएशन को कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इनका एक और बड़ा रोल होता है कि जब ऐसा ऑर्गेनिज्म कोई करता है तो इससे न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग हो जाती है। जैसे आपको पता होगा कि न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग का मतलब है सॉइल में कोई चीज थी, प्लांट्स में गई, फिर उससे एनिमल्स में गई, एनिमल्स में हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर के पास गई, फिर टॉप कार्निवोर के पास गई। सारे लोगों ने जब खाया एक दूसरे को तो न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग चलती रही, वापस से सारे के सारे मर गए, वापस से सॉइल में कौन फिक्स करेगा, बैक्टीरिया फिक्स करेगा। इसलिए उसको पूरा साइकिल बनाना कहते हैं, न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग कहते हैं। ऐसा प्रोसेस बैक्टीरिया करते हैं, कितना बड़ा रोल है इनका। अब देखो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंदर एक और खासियत होती है, ये बहुत ज्यादा होते हैं नेचर में। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया नेचर में सबसे ज्यादा होते हैं, है ना। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया नेचर में कम होते हैं, ऐसा मान के चलो। तो मैक्सिमम जो बैक्टीरिया होते हैं कैसे होते हैं, नेचर में हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और मेजॉरिटी जो होते हैं उसमें से क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर का मतलब होता है चीजों को डिकम्पोज करने वाला, है ना। लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, लार्जर मॉलिक्यूल्स और बायोमॉलिक्यूल्स, उनको डिकम्पोज करके सिंपल फॉर्म में तोड़ने के प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस भी बैक्टीरिया करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ह्यूमन अफेयर में इसका बहुत बड़ा रोल है। आपको नहीं पता कि आपके फूड आइटम्स में कितना ज्यादा रोल है बैक्टीरिया का, या फिर दवाइयां जो आप डॉक्टर से लेते हो उसमें बैक्टीरिया का कितना रोल है, आपको नहीं पता। आपको नहीं पता कि बहुत सारी चीजें बनाने के लिए बैक्टीरिया का कितना ज्यादा यूज होता है। कैसे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 12th में एक चैप्टर है जो बॉटनी के सेक्शन में आता है। आप उसे जब भी पढ़ोगे खूब अच्छे से बैक्टीरिया का रोल पता समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं भाई कि रेस्पिरेशन मोनेरंस, ये बैक्टीरिया या मोनेरंस कैसे रेस्पिरेशन करेंगे। तो देखो इसमें से ऑब्लिगेट एरोब्स लिखा हुआ है, कितने थोड़े से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑब्लिगेट एरोब्स होंगे। इसका मतलब होगा टोटली एरोब्स। एरोब्स का मतलब होता है नीड ऑक्सीजन। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव करेंगे। लेकिन यहां पे लिखा ऑब्लिगेट एनारोब्स। एनारोब्स का मतलब हो गया, और एनारोब्स का मतलब हो गया नो नीड O2, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। बट यहां पे वर्ड क्या है, ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब है मे और मे नॉट। इसका मतलब होता है मे और मे नॉट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है मे और मे नॉट, मतलब ये कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है।
मतलब ऐसे एनारोब्स को मतलब कि मे नॉट यूज ऑफ O2, ये ऑक्सीजन का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। वैसे कैसे हैं, एनारोब्स हैं तो इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की जरूरत, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गई तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ऐसे बैक्टीरिया को ऑब्लिगेट कहते हैं। फिर है सम आर फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव का मतलब, ऑब्लिगेट का मतलब तो हो जाता है टोटली। अरे भाई एडिट करना पड़ेगा यहाँ पे, टाइम नोट कर लो। तो देखो जैसे मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया कि फ्यू आर ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट का मतलब होता है टोटली, किसी चीज पे टोटली डिपेंड होना। एरोब्स का मतलब होता है ऑक्सीजन की नीड है, तो इन ऑर्गेनिजम्स को टोटली ऑक्सीजन की नीड है। और ऑब्लिगेट एनारोब्स का मतलब हो गया कि टोटली, इनको टोटली नो नीड O2, मतलब इन्हें पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इन्हें पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं चाहिए इनको। और इसमें होते हैं फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब होता है ऑप्शनली। ऑप्शनली, ऑप्शनली का मतलब होता है ये ऑक्सीजन को नो O2, मतलब इनको O2 नहीं चाहिए, बट कैसा, ऑप्शनली, बट नॉट O2 नीड, O2 की नीड नहीं है, बट कैन सम टाइम, कुछ टाइम ये ऑक्सीजन को ले सकते हैं, इसलिए ऐसो को हम बोलते हैं फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब तो ऑप्शनल। आपके घर में ही कुछ लोग होंगे जो बोलते होंगे हम नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन कभी कभार चलता है ना। कुछ लोग होंगे नहीं हमको तो पर डे चाहिए होता है। ऑब्लिगेट का मतलब होता है टोटली डिपेंडिंग, एंड फैकल्टेटिव का मतलब होता है ऑप्शनली, मतलब पहले तो वो थे जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए थी, लेकिन अचानक से अगर मिल गई ऑक्सीजन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे को हम फैकल्टेटिव कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें नीट में, ध्यान रखना। इसमें नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट कहीं ना कहीं रिलेट करके जरूर पूछ लेगा, मैच द फॉलोइंग्स में पूछ लेगा आपसे, अवेयर रहना। फिर आगे देखते हैं यहां पे कि रिप्रोडक्शन इन मोनेरंस, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो देखो ज्यादातर या मोस्टली या मेनली ये जो होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सबसे ज्यादा कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं, बाइनरी फिजन का सबसे ज्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ लाइफ फॉर्म्स जो होती हैं बैक्टीरिया की बेटा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये काफी अलग तरीके का होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स, और इन स्पोर्स को बोलते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स। तो वो अपने आप में जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होंगी वो स्पोर्स बनाएंगे, वो स्पोर आगे चल के रिप्रोडक्शन करेंगे, लेकिन मतलब रिप्रोड्यूस होकर नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे इनफेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में आके ऐसा हो जाता है। लेकिन जो यहां पे हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा कैसे हो सकता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उसको ध्यान से समझो। जैसे जब हम बात करते हैं कि इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया का कैसे होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, बहुत सिंपल तरीके से डीएनए का ट्रांसफर कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि ये एक मेल बैक्टीरिया है और ये एक इधर फीमेल बैक्टीरिया है, आप कहोगे कि ये फीमेल कैसे हो गया, ये मेल कैसे हो गया, बताओ जरा। तो मैं कहूंगा कि इसमें एक पॉजिटिव स्ट्रेन है, एक निगेटिव स्ट्रेन है। पॉजिटिव स्ट्रेन के पास में एक स्पेशल टाइप का डीएनए है, लेकिन निगेटिव स्ट्रेन के पास एक निगेटिव के पास एक स्पेशल टाइप का डीएनए है, और जो पॉजिटिव है उसके टाइप एक निगेटिव, उसके पास एक डीएनए है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर जो पॉजिटिव टाइप है इसके पास एक और टाइप का एक्स्ट्रा स्पेशल चीज है। अब आप समझ रहे होगे कि मैंने प्लाज्मिड्स कह रहा हूं, है ना। इसमें एक प्लाज्मिड है, इसका नाम मैंने F+ दे दिया, तो जनरली वो क्या करेंगे, इसका ट्रांसफर कर देगा इसको, तो कुछ समय के बाद इसमें भी वो चीज डेवलप होने लग जाएगी और ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं बैक्टीरिया जनरली स्ट्रेन्स का चेंजिंग करता है। आपने सुना होगा बैक्टीरिया की पॉजिटिव स्ट्रेन, नेगेटिव स्ट्रेन, R स्ट्रेन, S स्ट्रेन, बैक्टीरिया बहुत टाइप के स्ट्रेन हो सकते हैं बैक्टीरिया में, उनकी वेराइटीज हो सकती हैं। उन वेराइटीज में एक्सचेंज होता है किसका, डीएनए का ट्रांसफर हो जाता है, जिससे उसमें हम उसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। देख रहे हो कितना सिंपल लेवल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बैक्टीरिया में देखने को मिला। और इन सारे प्रोसेस में डिफरेंट तरीके से हो सकता है, जैसे एक कंजुगेशन होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है और एक ट्रांसडक्शन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन आप ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में जेनेटिक्स में पढ़ते हो, और कंजुगेशन एक अलग तरीके का टॉपिक है।
इस समय आपके सिलेबस में नीट में नहीं है, आप कुछ जगहों पे इसको देख पाओगे, जब भी रिलेवेंट मिलेगा हम इसको जरूर एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल मान लो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में 3 तरीके से होता है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडिक्शन, और ये तीनों क्या हैं, ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के डीएनए ट्रांसफर को शो करते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्लासिफिकेशन शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को जनरली उनके शेप के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया जाता है, किस बात को लेके, कि ताकि इस बैक्टीरिया को हमें पता लग सके कि ये 4 कैटेगरीज के हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, ये रॉड शेप के हो सकते हैं बैक्टीरिया, या स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं। स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया को कुछ ऐसा नजर आएगा, राउंडेड होगा, बिल्कुल बॉल की तरह होगा, और जो ये रॉड शेप का है पूरा ऐसा दिखेगा, और जो विब्रियो है ये बिल्कुल कॉमा शेप का दिखेगा, जैसे कि विब्रियो कॉलेरा होता है, और जो स्पाइरिलम होता है बैक्टीरिया बिल्कुल एस शेप में होगा, कुछ ऐसा दिखेगा आपको, इस तरीके से बैक्टीरिया दिखेगा। तो ये हो गया हमारा कोकी, प्लूरल, इसको प्लूरल फॉर्म में कोकी बोलते हैं, सिंगल फॉर्म में कोकस बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे बैसिलस एंड प्लूरल, बैसिली, यहाँ पे क्या, विब्रियम सिंगुलर एंड विब्रियो प्लूरल, वैसे स्पाइरिलम एंड स्पाइरिला। अब देखो हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो होगा, वो हमारा टॉपिक आएगा आर्कीबैक्टीरिया। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं आर्कीबैक्टीरिया। वैसे यहाँ पर आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड बैक्टीरिया, ये सब के सब क्या हैं, ये सब बैक्टीरिया के हैं। इसी में से हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, इसी में से हम आर्कीबैक्टीरिया पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम आर्कीबैक्टीरिया कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप ट्यून अप रहिए हमारे साथ, जितना भी डाउट्स है वो कमेंट में देते रहिए।